आइए फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज़ में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में और इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास्ड इन। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आता है और ये 10 अप्रैल 1940 को पास्ड हुआ। इंडिया में ड्रग एंड कॉस्मेटिक को रेगुलेट करने के ऑब्जेक्टिव के साथ में ये एक्ट जो है वो आया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट ऑफ शेड्यूल एच। शेड्यूल एच में जो ड्रग आती हैं वो आती हैं लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। एंड क्या है शेड्यूल जी। शेड्यूल जी में आती हैं ड्रग गिवन अंडर मेडिकल सुपरविज़न, जो मेडिकल सुपरविज़न और डॉक्टर के सुपरविज़न में दी जाएंगी। इज मींट फॉर, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, एडवर्टाइजमेंट ऑफ शेड्यूल एच एंड शेड्यूल जी ड्रग इज मींट फॉर, यानी शेड्यूल एच और शेड्यूल जी की जो ड्रग हैं उनका कंपनीज एडवर्टाइजमेंट करती हैं अपने प्रोडक्ट का। ये एडवर्टाइजमेंट वो किसको करेंगी तो आप कहेंगे फिजिशियन, क्योंकि आपको पता है शेड्यूल एच की ड्रग प्रिस्क्रिप्शन है तो प्रिस्क्रिप्शन कौन लिखता है, फिजिशियन। शेड्यूल जी की ड्रग मेडिकल सुपरविज़न में दी जाती हैं तो मेडिकल सुपरविज़न कौन करेगा, फिजिशियन। इसलिए शेड्यूल जी और एच की जो दवा है इनके एडवर्टाइजमेंट जो है कंपनी फिजिशियन को करेंगी तो वो इनका प्रोडक्ट लिखेगा, इनके प्रोडक्ट की सेल जो है वो होगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन है, विच शेड्यूल स्टेट लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। विच शेड्यूल स्टेट लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो शेड्यूल हैं उसमें जो शेड्यूल पी है ये ड्रग के लाइफ पीरियड से जुड़ा हुआ है, उनकी एक्सपायरी डेट से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में है द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड। क्या है, द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग ए होलसेल लाइसेंस फॉर ए ड्रग, यानी ड्रग्स का होलसेल लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए जो मिनिमम स्पेस या कारपेट एरिया होना चाहिए उस जगह का वो कितना होगा, तो इसका आंसर है ए 10 मीटर स्क्वायर। तो आपको याद रखना है, चाहे आप रिटेल लाइसेंस इशू करें, रिटेल स्टोर उसके लिए लाइसेंस इशू करें, चाहे होलसेल के लिए इशू करें, जो मिनिमम कारपेट एरिया है वो आपका 10 मीटर स्क्वायर होना चाहिए लाइसेंस को इशू करने के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इफ ए ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। यदि ड्रग को प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेबल नहीं किया है देन इट इज़ नोन एज, तो ऐसी ड्रग को हम क्या कहेंगे, तो दे आर मिस ब्रांडेड। तो यदि ड्रग को प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर प्रॉपरली लेबल्ड नहीं किया है या यूँ कहें उसका लेबल क्लेम फॉल्स है, मिसलीडिंग है, तो ऐसी ड्रग जो है वो मिस ब्रांडेड ड्रग की कैटेगरी में आती। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर क्या है 6, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है लाइसेंस फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग। शेड्यूल एक्स ड्रग का आपको लाइसेंस लेना हो तो कौन से फॉर्म में अप्लाई करेंगे, तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या है, दैट इज डी 19C। 19C, तो 19C के अंदर हम अप्लाई करते हैं शेड्यूल एक्स की ड्रग का लाइसेंस लेने के लिए। और यदि मैं कहूँ 19B में किसके लिए अप्लाई करते हैं, तो जो आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन है उनका लाइसेंस के लिए हम लेने के लिए हम 19B के अंदर अप्लाई जो है वो करते हैं। इसके बाद में इसके अलावा यदि और आपको देखना हो तो यदि कोई आइटम रेस्ट्रिक्टेड हो तो उसके लाइसेंस के लिए 19A में अप्लाई करते हैं। और नॉर्मली हम ड्रग का लाइसेंस इशू करवाने के लिए एक फॉर्म भर के जमा करवाएंगे, तो नॉर्मली 19 नंबर का फॉर्म भरते हैं। 19A का फॉर्म है रेस्ट्रिक्टेड आइटम के लिए और होम्योपैथिक मेडिसिन का लाइसेंस लेने के लिए कौन सा फॉर्म लेंगे, 19B। और चूंकि क्वेश्चन है इसका आंसर है 19C।
ये किसके लिए है? इट इज़ फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग का कोई भी लाइसेंस आपको चाहिए 19C फॉर्म में डिटेल भर के आप जमा कराएंगे। फिर साइट का इंस्पेक्शन होने के बाद में और पूरे प्रोसीजर के बाद में लाइसेंस इशू जो है वो होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर क्या है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है ए न्यू ड्रग इज मार्केटेड बाय द परमिशन ऑफ। इंडिया के अंदर कोई भी नई ड्रग मार्केट कर सकते हैं किसकी परमिशन के बाद में? तो इसका आंसर है सी, ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। तो CDSCO जो है इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है और CDSCO जो डिपार्टमेंट है इसका हेड कौन होता है? ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होता है और कई बार उसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ऐसा भी बोलते हैं। तो या तो पूछें कि न्यू ड्रग का लाइसेंस, न्यू ड्रग को मार्केट करने की जो परमिशन कौन देता है? या तो ऑप्शन में है CDSCO और नहीं तो होगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, या इसी को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये इसकी परमिशन जो है वो क्या करेगा? ग्रांट जो है वो करेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है? गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल आर स्पेसिफाइड इन। क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट करने की जो गाइडलाइंस हैं वो किस में स्पेसिफाइड हैं? शेड्यूल वाई, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके शेड्यूल वाई में स्पेसिफाइड है। इसके अलावा एक दो चीज़ें बता दूं, जो आपके GMP रेगुलेशन है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रेगुलेशन है, वो शेड्यूल M के अंदर लिखे हुए हैं। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर क्या है 9 में। देखो इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल इज टू इवैल्यूएट ड्रग। तो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल इज टू इवैल्यूएट ड्रग। तो आपको आंसर करना है ए, सेफ्टी। तो जो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल हैं इसमें हम क्या देखते हैं? ड्रग की सेफ्टी को इवैल्यूएट करते हैं, या एक पेशेंट मैक्सिमम कितनी डोज को टॉलरेट कर सकता है ये देख सकते हैं। फेज 2 के अंदर ड्रग की एफिकेसी को देखा जाता है क्लिनिकल ट्रायल की फेज 2 में, और क्लिनिकल ट्रायल की जो फेज 3 है इसके अंदर हम ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी दोनों का कंफर्मेशन जो है वो करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, तो आंसर क्या है? दैट इज सेफ्टी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ IP इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड। तो इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब आया? 1955 में। और आपको पता होगा इस इंडियन फार्माकोपिया को बोलते हैं बुक ऑफ ऑफिशियल स्टैंडर्ड, और इस IP का पब्लिकेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो हेल्थ मिनिस्ट्री बोल दीजिए शॉर्ट में, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो IP का पब्लिकेशन जो है वो करती है, और पहला एडिशन इसका 1955 में आया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूटेड इन। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को पहली बार हमने कब कॉन्स्टिट्यूट किया था? तो ये आपको लिखना है 9 मार्च 1949 इसको कॉन्स्टिट्यूट किया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आप कहेंगे एजुकेशन रेगुलेशन आर प्रिपेयर्ड बाय द। तो एजुकेशन रेगुलेशन कौन बनाता है? तो एजुकेशन रेगुलेशन और फार्मेसी के एजुकेशन रेगुलेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिपेयर करती है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद में इनका गजट नोटिफिकेशन होता है और ये लागू होते हैं। तो एजुकेशन रेगुलेशन प्रिपेयर्ड बाय, तो दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस पार्ट में, ये किसका डिस्कशन है? ये हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उन्हीं का मैं एक पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। और ऑनलाइन यदि क्लास आप लेना चाहें जिसके अंदर हम डेली थ्योरी की क्लासेस डिस्कस करते हैं और उसी थ्योरी पार्ट से हम MCQs बना के
उनको भी डिस्कस करते हैं, ताकि एक एक चीज़ आपकी जो थ्योरी में कवर हुई है वो आपकी एमसीक्यूज़ के थ्रू भी कवर हो जाए। और इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहाँ पूनिया फार्मेसी कोचिंग टाइप करेंगे तो ऐप मिलेगा, उसको आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड करेंगे और उसके बाद में कोचिंग के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हमारा ऑनलाइन बैच यदि ज्वाइन करेंगे तो हम आपको पासवर्ड देंगे और उससे फिर आपका जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आप इन नंबर के ऊपर जो है व्हाट्सअप जो है वो कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ, इससे आगे का पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसके अंदर हम बात करें कि विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 डील विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, यानी फार्मेसी एक्ट 1948 का कौन सा चैप्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट से रिलेटेड है? तो ये कौन सा चैप्टर है? ये होता चैप्टर नंबर क्या है? 4। इसके अलावा कुछ कॉमन बातें बता दें। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसके अंदर प्रोविज़न है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी चैप्टर नंबर 2 जो फार्मेसी एक्ट का है, इसके अकॉर्डिंग पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। और चैप्टर नंबर 5 में कुछ मिसलेनियस चीज़ें। तो आपका क्वेश्चन था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट से कौन सा चैप्टर जो है फार्मेसी एक्ट का डील करता है? तो चैप्टर नंबर 4, या यूँ कहें मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बी इंटर्ड इन द फर्स्ट रजिस्टर। ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हैं? चैप्टर नंबर 4 के अंदर हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एन एग्जाम्पल ऑफ मैजिक रेमेडीज़, इनमें से कौन मैजिक रेमेडीज़ नहीं है? तो आपको बता दें, देखो मंत्र देना, किसी के मंत्र का जाप करना, तो मंत्र के जाप से काम नहीं होते हैं, आपको पता है, ये मैजिक रेमेडी है, यानी जादू से आप इलाज करें जो होगा नहीं। तिलिस्मान से भी कुछ नहीं होगा, ताबीज़ पहनने से भी काम नहीं चलेगा। ये मंत्र, तिलिस्मान, ताबीज़, ऐसे ही आप कहें जिसको भभूत बोलते हैं या भस्म बोल दीजिए, ये सब मैजिक रेमेडीज़ होती हैं। तो नोट ए एग्जाम्पल ऑफ मैजिक रेमेडी, तो कौन है? ओटीसी ड्रग। ये ओटीसी ड्रग होती हैं और आपको बताइए कोई मैजिक रेमेडी नहीं है। ओटीसी ड्रग को एक नाम और बोल सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं? नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। इन ड्रग के लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 में है, देखो, एक्साइज ड्यूटी एक्ट। एक्साइज ड्यूटी एक्ट प्रोवाइड लेवी एंड कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज ड्यूटी एक्ट है, ये एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन करता ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन के ऊपर, इफ कंटेनिंग। ये मेडिकल का मतलब आप कह सकते हैं मेडिसिन, और टॉयलेट का मतलब ये होता है वो जितने भी प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी को क्लीन और ब्यूटीफाई करने में काम आते हैं। जैसे कि आप कहेंगे कोई फेस वॉश है, मैं कहूँगा जैसे कोई डिओड्रेंट और परफ्यूम है, डेंटल प्रोडक्ट हैं दांतों को क्लीन करने में, तो मेडिकल प्रोडक्ट यानी मेडिसिन। और आप कह सकते हैं आपके जितने भी कॉस्मेटिक आइटम हैं, नेल प्रोडक्ट, हेयर प्रोडक्ट, शैम्पू, डिओड्रेंट, परफ्यूम, इन प्रोडक्ट के ऊपर क्या है? एक्साइज ड्यूटी एक्ट लगता है। और एक्साइज ड्यूटी एक्ट जो है एक्साइज ड्यूटी के कलेक्शन से रिलेटेड है। और ये एक्ट मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन, टॉयलेट प्रोडक्ट पे कब लगेगा? इफ कंटेनिंग, यदि किसी मेडिकल और टॉयलेट प्रोडक्ट में यदि अल्कोहल है, यदि उसमें इंडियन हेम्प है, या नारकोटिक ड्रग यदि उसमें प्रेजेंट हैं, तो ऐसे मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट प्रोडक्ट जो हैं वो एक्साइज ड्यूटी एक्ट के अकॉर्डिंग उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेल और उन पे एक्साइज ड्यूटी ली जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, कि एक्साइज ड्यूटी एक्ट जो है उन मेडिकल और टॉयलेट प्रोडक्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन करवाता है जिनके अंदर अल्कोहल है, जिनको बनाने के लिए इंडियन हेम्प या नारकोटिक सब्सटेंस की आपको रिक्वायरमेंट हुई है। तो आंसर इज डी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा है? कॉन्ट्रावेंशन। तो ये लैंग्वेज देखो एक्ट की थोड़ी हार्ड होती है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविज़न ऑफ डीपीसीओ, कहने का मतलब है यदि डीपीसीओ जो है ड्रग प्राइस
कंट्रोल ऑर्डर, यदि डीपीसीओ के किसी भी प्रोविज़न को किसी ने ब्रेक किया है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविज़न ऑफ डीपीसीओ शैल बी पनिश्ड, तो यदि किसी ने डीपीसीओ के रूल रेगुलेशन और प्रोविज़न को ब्रेक किया है तो पनिशमेंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बता दूं, डीपीसीओ जो है वो एक ऑर्डर है, ये एक्ट नहीं है। और यदि कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी यदि डीपीसीओ के जो प्रोविज़न्स हैं उनको यदि वो ब्रेक करता है तो उसको कौन सी एक्ट के अकॉर्डिंग पेनल्टीज़ मिलेंगी, तो आप कहेंगे वो कौन सा एक्ट है, दैट इज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आप कह सकते हैं ज़रूरी खाने पीने की जो चीज़ें हैं आम जनता को, वो आम जनता को सस्ते दामों पे मिलें, अफोर्डेबल प्राइस पे मिलें, सरकार उनकी प्राइस को कंट्रोल कर पाए और जनता इतनी रखे कि जनता आराम से खरीद सकती हो और जीवन यापन कर पाए। इस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1955 में एक्ट लेके आए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। लेकिन कुछ टाइम बाद में इनको लगा कि क्यों ना जो ज़रूरी दवा हैं उनकी प्राइस को भी हम कंट्रोल रखें, अफोर्डेबल प्राइस पे रखें, ताकि आम जनता कम से कम ज़रूरी दवाओं को तो खरीद पाए, ताकि वो सस्ती हो इसलिए खरीद पाए। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसके अंदर गवर्नमेंट क्या है, डीपीसीओ जो है इसको लेके आई, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को लेके आई। और इसका काम था कि जो ड्रग हैं और जो एसेंशियल ड्रग हैं उनकी प्राइस को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और कंपनी जो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत ज़्यादा रखती हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में पानी की तरह पैसा बहाने के लिए, तो ऐसी कंपनीज़ के ऊपर लगाम खींचने के लिए, कसने के लिए ये जो है डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है वो लेके आई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, बढ़िया क्वेश्चन है। परसेंटेज मार्जिन अलाउड टू ए होलसेलर ऑन द शेड्यूल्ड ड्रग, यानी जो शेड्यूल्ड ड्रग हैं, यानी जो ड्रग डीपीसीओ के अंदर आ जाते ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में जिन ड्रग को और फॉर्मुलेशन को शामिल कर लेते हैं वो ड्रग शेड्यूल्ड ड्रग, और उनकी फॉर्मुलेशन को बोलते हैं शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। और इनके ऊपर इनकी प्राइस सरकार तय करके कंपनीज को बताती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है कंपनीज को अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। तो ये कह रहे हैं कि परसेंटेज मार्जिन अलाउड या गिवन टू ए होलसेलर ऑन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। तो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन में जो कंपनी है उसको भी अपना प्रॉफिट कम मिलेगा, होलसेलर और रिटेलर है इनको भी मार्जिन और प्रॉफिट कम मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम रखनी है ताकि आम जनता उसको खरीद पाए। तो आपको याद रखना है जो होलसेलर है उसको शेड्यूल्ड ड्रग है उनके अंदर इसका जो परसेंटेज मार्जिन है वो कितना होता है, 8% होता है। और यदि मैं रिटेलर की बात करूं तो उसका कितना होता है फिर 16%। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है बी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ एमटीपी एक्ट 1971। एमटीपी का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो एमटीपी एक्ट 1971 के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अबॉर्शन सर्विसेज हैं उनको लीगलाइज किया कि हाँ आप लीगल तरीके से अबॉर्शन करवा सकती कोई भी महिला। उसके लिए क्या है, हॉस्पिटल जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए इस पर्पज़ के लिए। इस अबॉर्शन और मेडिकल टर्मिनेशन के लिए वहाँ एक्ट के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो डॉक्टर होने चाहिए, और महिला की यदि कंसेंट होगी तो वो अबॉर्शन करवा सकती है। अब इसके अंदर आप समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है लीगलाइज द अबॉर्शन सर्विसेज। दूसरा क्या है, प्रमोट एक्सेस ऑफ सेफ अबॉर्शन सर्विसेज टू ए वुमेन। वुमेन्स को सेफ अबॉर्शन सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड करना, क्योंकि जब एमटीपी एक्ट नहीं था तब भी महिलाएं या लोग अबॉर्शन करवाते थे किसी भी कारण से, और उस केस में अनट्रेंड लोग, अनऑथराइज पर्सन और अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल और साइट पे अबॉर्शन होता था, जिससे महिलाओं का
महिलाओं को सेफ अबॉर्शन जो है नहीं मिल पाता था और उसके अंदर उनकी डेथ और इस तरह के चांसेस थे। तो गवर्नमेंट ने एमटीपी एक्ट लाके अबॉर्शन सर्विसेज को लीगलाइज किया और इसके लिए हॉस्पिटल को अप्रूव किया और जो डॉक्टर इसके लिए ट्रेंड हैं, अप्रूव्ड हैं, वही ये काम कर सकते हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये फायदा हुआ, स्टॉप टर्मिनेशन बाय अनऑथराइज और अनक्वालिफाइड पर्सन। जो अनऑथराइज और अनक्वालिफाइड पर्सन थे वो जो टर्मिनेशन कर रहे थे 1971 से पहले, उनके ऊपर लगाम लग गई। क्योंकि यदि कोई अप्रूव्ड प्लेस आपको है और वहाँ आप लीगल वे में यदि मेडिकल टर्मिनेशन करवा सकते हैं, तो फिर हम क्यों किसी अनअप्रूव्ड और अनऑथराइज जगह जाके टर्मिनेशन करवाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जो इसी एमटीपी एक्ट से रिलेटेड है। क्या देखो, कंसेंट ऑफ द वुमेन इज रिक्वायर्ड इन विच फॉर्म बिफोर अबॉर्शन। यानी आप एमटीपी एक्ट जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971, इसके अकॉर्डिंग, और यदि कोई लीगल अबॉर्शन आप करवाना चाहते हैं तो ऐसे केस में, क्योंकि हम इलीगल की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे केस में जो वुमेन है उसकी कंसेंट चाहिए कि हाँ वो ये करवाना चाहती है, वो फॉर्म भरेगी। उस फॉर्म का नाम क्या है? दैट इज फॉर्म सी। फॉर्म सी के अंदर उस वुमेन की कंसेंट आएगी और वुमेन कंसेंट दे सकती है कब? जब वो एडल्ट हो। और एडल्ट का मतलब जिसकी उम्र 18 साल हो। यदि वुमेन जो प्रेग्नेंट है उसकी उम्र 18 से कम है या वो मेंटली इल है, ल्यूनेटिक पेशेंट है, तो ऐसे केस में उसके जो गार्जियन हैं, जो उसकी केयर करते हैं, वो उनकी कंसेंट यदि होगी तो मेडिकल ग्राउंड पे एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग लीगल वे में क्या है, अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एमटीपी एक्ट से है। क्या पूछा है? ओपिनियन ऑफ, बीच में स्पेस, आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अबाउट 12 वीक। यदि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 12 वीक से ज़्यादा हो तो आरएमपी के ओपिनियन से टर्मिनेशन हो सकता है एज पर एमटीपी एक्ट 1971। तो मुझे बताइए, यदि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 12 वीक से ज़्यादा है तो ऐसे केस में 2 आरएमपी यानी 12 वीक से ज़्यादा, यानी 12 से लेके यदि 20 वीक, इतने वीक की यदि प्रेगनेंसी है, इफ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज बिटवीन 12 to 20 week, then there is a consent of 2 RMP is required for termination as per MTP Act। और यदि ये बिलो 12 वीक होता, 12 वीक से कम होता, यानी प्रेगनेंसी जो है वो 0 से लेके, इनिशियल से लेके, और यदि ओनली 12 वीक तक की होती, तो ऐसे केस में आपको पता है 1 आरएमपी के कंसेंट से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो ऑथराइज है एक्ट में, उसकी कंसेंट से टर्मिनेशन जो है वो हो सकता था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कि ए प्लेस इज अप्रूव्ड, ए प्लेस इज अप्रूव्ड, ए हॉस्पिटल इज अप्रूव्ड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय द कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। यानी आप कहेंगे कोई भी जगह जगह हॉस्पिटल हैं और वो हॉस्पिटल या वो साइट जिसको एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग मेडिकल टर्मिनेशन के लिए परमिशन दे रखी है, तो एक कमेटी देती है, तो उस कमेटी का चेयरपर्सन कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है, तो आप कहेंगे वो चेयरमैन कौन है? दैट इज CMHO। इसको बोलेंगे चीफ मेडिकल, कई बार इसको ऑफिसर भी लिख सकते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एक ज़िले का चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और कई बार इसको यूँ भी लिख सकते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, एच है ना, तो चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो ये या तो CMHO बोल दीजिए या CMO बोल दीजिए, ये है उस एक कमेटी होती है, उसका चेयरपर्सन होता है, और इनकी कंसेंट से उस हॉस्पिटल को मेडिकल टर्मिनेशन के लिए अप्रूवल जो है एमटीपी एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग मिल जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, क्या है? हु कैन डिक्लेयर एनी सब्सटेंस ए कंट्रोल्ड सब्सटेंस अंडर NDPS एक्ट। यानी NDPS एक्ट जो है, NDPS का मतलब नारकोटिक ड्रग
एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो आपको पता है 1985 में आया है। तो एनडीपीएस एक्ट 1985 के अकॉर्डिंग कौन किसी भी सब्सटेंस को कंट्रोल्ड सब्सटेंस डिक्लेयर कर सकता है? तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो कंट्रोल्ड सब्सटेंस होगा, या यूँ कहें उसको एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी सब काम एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, चाहे उसका कल्टीवेशन करना है, प्रोसेस ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये एनी सब्सटेंस इज डिक्लेयर कंट्रोल्ड सब्सटेंस अंडर द एनडीपीएस एक्ट बाई, तो कौन करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर क्या है? 23। और क्वेश्चन नंबर 23 एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड है। क्या पूछा है? विच पेनल्टी इज गिवन फॉर कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, कैनाबीज और कोका प्लांट विदाउट लाइसेंस। यानी कल्टीवेशन का मतलब खेती करना, और खेती किसान करता है, यो मान लीजिए, या जो खेती करता है उसको किसान बोलते हैं। तो यदि कोई भी पर्सन या एक फार्मर ओपियम की, कैनाबीज की या कोका प्रोडक्ट को कल्टीवेट करना चाहता है, तो उसको क्या होता है? उसको नारकोटिक डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है, लाइसेंस इशू करवाना होता है। लेकिन यदि वो विदाउट लाइसेंस इनका कल्टीवेशन करता है, जो कि एनडीपीएस एक्ट में आने वाले सब्सटेंस हैं, तो उसको सज़ा होगी, उसको पेनल्टी मिलेगी। वो पेनल्टी क्या डिसाइडेड है? तो इसका आंसर है ए, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, यानी जेल होगी, और जेल के अंदर काम भी करना पड़ेगा। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर, अप टू 10 साल तक की जेल, एंड फाइन अप टू 1 लाख, और 1 लाख रुपए तक का उसको क्या है? फाइन जो है वो हो सकता है। तो इफ़ एनी फार्मर कल्टीवेट ओपियम, कैनाबीज और कोका प्रोडक्ट विदाउट परमिशन या विदाउट लाइसेंस, इन दैट केस द पनिशमेंट गिवन, पेनल्टी गिवन, दैट इज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर, और एंड है, एंड फाइन अप टू 1 लाख इज गिवन। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और यदि इसी के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। यदि कोई भी पर्सन कॉमर्शियल क्वांटिटी, if any person carrying commercial quantity without permission, in that the punishment given is rigorous imprisonment up to 10 to 20 year and fine 1 to 2 लाख। यानी कोई भी पर्सन कॉमर्शियल क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस को कैरी करता है इलीगल वे में, तो ऐसे केस में उसको 10 से 20 साल की जेल इम्प्रिजनमेंट एंड 1 to 2 लाख रुपए का क्या होगा? फाइन होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद में आज का आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन आपका ये है क्वेश्चन नंबर 24 में, वर्किंग आवर ऑफ एन एडल्ट पर वीक एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 शुड नॉट एक्सीड। यानी एक एडल्ट के पर वीक, याद रखना पर डे नहीं है, पर वीक जो वर्किंग आवर होंगे वो किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए? तो दैट इज़ 48 आवर्स। ये इसका करेक्ट आंसर। तो वर्किंग आवर ऑफ ए एडल्ट पर वीक एज पर फैक्ट्री एक्ट शुड नॉट एक्सीड, तो 48 आवर्स। और इफ़ पर डे होता, इफ वर्किंग आवर ऑफ ए एडल्ट पर डे, तो ये आंसर आपका क्या होता? नॉट मोर देन क्या है? 9 आवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि हम इस पार्ट के अंदर आपसे वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं। तो वहाँ हम टॉपिक वाइज जो है एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, और ये क्लासेस पूर्णिया फार्मेसी कोचिंग जो ऐप है इसके ऊपर चलती हैं। ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड होकर अपलोड होती हैं, और आपको हम इन्फॉर्म करते हैं, आपको वो अवेलेबल रहती हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ जानकारी चाहिए, तो यहाँ ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, इनके ऊपर आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। और इसी के साथ ही आपका धन्यवाद समय देने के लिए, और आपका फिर से स्वागत है पूर्णिया फार्मेसी कोचिंग में नेक्स्ट क्लास के लिए। धन्यवाद।